Yes, good morning everyone. Okay, so लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि व्हाट इज इम्पल्स टरबाइन, हाउ द इम्पल्स टरबाइन वर्क्स, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ये हमने देखे थे। उसके अलावा उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, और जो डिसएडवांटेज है मेजर दैट इज़ वेरी हाई रोटर स्पीड, उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, या उसको वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय कंपाउंडिंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन। Also, we have seen the various methods of compounding impulse turbine like velocity compounding, pressure compounding, and velocity pressure compounding. Okay, so all these things we have discussed in the last lecture. Okay, now today we are going to analyze that impulse turbine. Okay, impulse turbine का analysis हम अभी करने वाले हैं. So today's topic is analysis of impulse steam turbine and contents are as follows. Triangular law of vector addition, velocity triangle for simple steam turbines, combined velocity diagram, blade speed ratio and blade speed coefficient, analysis of velocity diagram like force on blade, work done on the blade, axial thrust, blade efficiency or diagram efficiency, nozzle efficiency, stage efficiency, mechanical efficiency and overall efficiency. Okay, there are number of parameters and number of different efficiencies which we have to define or understand today in today's lecture. Okay, so first topic is triangular law of vector addition. तो ये तो टॉपिक है एक्चुअली पावर इंजीनियरिंग में नहीं है, इसका एक यूज़ है यहाँ पे एक जगह होने वाला है। अभी हम जब वेलोसिटी ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो इसका यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। ये लॉ हमने कहाँ पढ़े हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ? If two vectors acting simultaneously on a body are represented both in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order, then resultant that is in both magnitude and direction of these vectors is given by third side of that triangle taken in opposite order. ठीक है, क्या मतलब है? कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज है, जरूरी नहीं है फोर्स है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है, अगर हम कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ इसके दो ट्राइंगल के किसी दो साइड से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बट इट शुड बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, और जो दो हमने एज्यूम किए थे दो वेक्टर, तो वो दोनों को सेम ऑर्डर लेना है बट जो रिजल्टेंट रहेगा उसका अपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर का क्या मतलब है? यहाँ से टेल है, इसका हेड है, ये जो वेक्टर का O टू P, O इज द टेल फॉर वेक्टर A एंड P इज द हेड फॉर वेक्टर A। ओके, तो एक का जो हेड है वो दूसरे से टेल पे जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टेकन इन सेम ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पर देखो दोनों हेड हेड मिल गया, उधर टेल टेल मिले, तो ये अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, उसको बोलेंगे। ठीक है, तो वेक्टर ए के आगे सेम ऑर्डर में बी और उसके अपोजिट ऑर्डर में क्या है? वेक्टर आर। तो हियर आर वेक्टर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर। तो दिस इज नथिंग बट ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करने का लॉ है। तो उसका वेक्टर जो दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उन दोनों को हमको ऐड करना है, दैट इज वेक्टर एडिशन करना है। तो उनका रिजल्टेंट और डायरेक्शन वो कौन शो करेगा? थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? एंगल से, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? उसके लेंथ से। ठीक है, क्योंकि ये बाकी के दो फोर्सेस या जो भी दो वेक्टर्स है या वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो बाकी के दो वेक्टर क्वांटिटीज हमने दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल के लेंथ से शो की हैं, तो थर्ड साइड का जो लेंथ रहेगा वो उसका रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। ओके, so this is triangular law of vector addition. This we are going to use in while drawing the velocity triangle for impulse steam turbine. Okay, now let's draw the velocity triangle for impulse steam turbine. तो impulse steam turbine इसका वर्किंग हमने लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, नोजल से स्टीम आता है, स्टीम जो है फ्रॉम द बॉयलर एंटर होता है टरबाइन में थ्रू द नोजल। नोजल में उसका क्या होता है? प्रेशर ड्रॉप होता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। This kinetic high kinetic energy jet strikes on the blades of the rotor wheel, और क्या होता है? ब्लेड रोटेट होने लगता है और
ब्लेड काय पे माउंट रहता है, शाफ्ट में, शाफ्ट के साथ माउंट रहता है जनरेटर, तो जनरेटर जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मूव होगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके का इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने देख चुके हैं। अब अभी फिलहाल एनालिसिस के लिए हमारे लिए क्या चीज़ काम की है, बीच वाला पार्ट, ये नोजल और ये ब्लेड मोशन, ठीक है। मतलब हम सिर्फ एक ब्लेड के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से नोजल उस पर स्ट्राइक होता है तो किस तरीके का मोशन आता है, क्योंकि यहाँ पे सभी जो ब्लेड्स हैं आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल शेप के हैं, आइडेंटिकल साइज के हैं, आइडेंटिकल डिस्टेंस पे रोटर व्हील में माउंटेड है और वो काफ़ी हाई स्पीड से रोटेट होता है, ठीक है। जैसे हमने कि देखे इम्पल्स टरबाइन में 30,000 आरपीएम तक मिलता है विदाउट कंपाउंडिंग। तो दिस इज वेरी हाई वेलोसिटी, मतलब एक सेकेंड में कितना होगा 30,000 आरपीएम, मतलब पर सेकेंड 30,000 डिवाइडेड बाय 60 कितना होगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 60 मतलब तकरीबन 500 आरपीएम हो रहा है ना, हाँ तकरीबन 500 रोटेशन पर सेकेंड हो रहा है एक रोटर व्हील का, ठीक है, 500 रोटेशन पर सेकेंड। तो कितने हाई वेलोसिटीज हो रहा है। तो सब हम सब पे तो एनालिसिस कर नहीं सकते, अब सभी का साइज एक जैसा है, सभी नोजल हमने एक फिक्स पोजीशन पे रखे तो सभी ब्लेड्स उसके कांटेक्ट में आने वाले एट द सेम एंगल, ठीक है। उसके साथ साथ सभी क्योंकि एक ही रोटर पे माउंटेड है तो सभी का आरपीएम यही रहेगा, तो हम सभी का एनालिसिस ना करते हुए एक ही का एनालिसिस करें तो वही काफी है, ठीक है। तो एक ही का एनालिसिस करेंगे, उसी से सब आउटपुट मिलेगा हमको, ठीक है। तो अभी एनालिसिस के लिए हम अगर एक सिंगल मूविंग ब्लेड कंसीडर करेंगे तो कुछ इस तरीके से डायग्राम आएगा, ठीक है। ये मूविंग ब्लेड है, ये नोजल है। अब यहाँ पे अभी कैसे आए ये सब, क्या क्या चीजें हैं, ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ से उसके लिए एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे। बस यहाँ पर क्या करना है एक्चुअली, ये देखो, ये जो है ना नोजल और ये जो ब्लेड मोशन है, इसको समझ लो 90 डिग्री से हमने क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, तो नोजल की पोजीशन क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी कहीं तो ऊपर, और ये जो ब्लेड मोशन हमको वर्टिकल मोशन दिखा रहा था फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो वो कैसा दिखेगा यहाँ पे, इसको अगर रोटेट कर देंगे तो 90 डिग्री से लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एक्चुअली इसका मोशन ऐसा ही है, ठीक है। एक्चुअली मोशन इसका डाउनवर्ड टू अपवर्ड ही होगा एक्चुअल केस में टरबाइन में, बिकॉज शाफ्ट हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसा जो ब्लेड का मोशन है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो पेरीफेरल अलोंग द पेरीफेरल, या मतलब उसका जो ब्लेड जो है पेरीफेरी पे है ना रोटर के, तो उसका मोशन इस तरीके से होगा उसका, और यूनिलिनियर वेलोसिटी निकालेंगे तो टॉप टू बॉटम टू टॉप ऐसा जाते हुए देखिए करके। पर ठीक अभी हम यहाँ पे वेलोसिटी ट्रायंगल शो करने के लिए उसको इस तरीके से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये डायग्राम है, यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे क्या आया कोई सब चीजें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे आया है, ठीक है। तो उसके लिए अपन ड्रॉ करते हैं स्टेप बाय स्टेप ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ से बस दो ही चीजें इमेजिन करो, एक ब्लेड मोशन, ब्लेड मूविंग ब्लेड और एक नोजल, ठीक है। तो मूविंग ब्लेड और नोजल मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। फिर नोजल है, ये मूविंग ब्लेड है, नोजल से क्या हो रहा है, स्टीम बाहर निकल रही है इस डायरेक्शन में और ये स्ट्राइक कर रही है प्लेट के एक टिप पे, ओके। तो जो टिप पे स्ट्राइक कर रही है, दिस टिप इज नथिंग बट इनलेट टिप ऑफ द मूविंग ब्लेड, जहां से स्टीम एंटर हो रही है, ठीक है। सबसे पहले जो स्टीम एंटर होगी नोजल से जो आ रही है, वो स्ट्राइक करेगी इस टिप में, इस पार्ट में, ठीक है ना। ये जो स्टीम है कितने वेलोसिटी से बाहर आ रही है नोजल के, लेट दिस वेलोसिटी इज v1, सो v1 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एग्जिटिंग द नोजल, ओके। या फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एंटरिंग द एट द इनलेट टू द टरबाइन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है ब्लेड है वो मूविंग ब्लेड है, वो स्टेशनरी पोजीशन में है क्या, नहीं है। और मूविंग ब्लेड यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में कुछ मूव हो रहा है, लेट इट्स वेलोसिटी इज u, and u is equal to u1 is equal to u2. Why u1 is equal to u2 and what is 1 and 2? 1 point represent inlet of the turbine blade, 2 point represent outlet या exit of the turbine blade, ठीक है। अब u1 और u2 ये दोनों जो पॉइंट है वो एक ही ब्लेड के पॉइंट है, और ब्लेड का जो कांस्टेंट मोशन होने वाला है उसका आरपीएम ब्लेड का कांस्टेंट है, तो चाहे हम इनलेट साइड का आरपीएम ले आउटलेट साइड का, क्योंकि वो रोटर व्हील पे जितने भी कंपोनेंट्स माउंटेड है उनके हर एक पॉइंट का आरपीएम सेम रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लीनियर वेलोसिटी टिप पे कंसीडर की है, तो u1 वुड बी इक्वल टू u2, ठीक है, सिमेट्रिक है ब्लेड, ये u1 वुड बी इक्वल टू u2, आरपीएम सेम रहेगा क्योंकि पाई dn बाय 60 इसका होता है ना, तो डायमीटर सेम है, आरपीएम सेम रहेगा, तो लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 वुड बी सेम, तो u इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू u2 वुड बी इक्वल टू पाई dn बाय 60। ये चीज हमने निकाले थे, कहाँ पर निकाले थे, हमने जब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स टरबाइन देखे थे, फर्स्ट लेक्चर था जो इम्पल्स टरबाइन से रिलेटेड उसमें, ठीक है। तो ये u1 is equal to u2 is the linear velocity of blade, v1 is the absolute velocity of steam at entry to the turbine. Now
ये क्या है, मूविंग ब्लेड। अब ये जो v1 वेलोसिटी है उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो ये जो v1 वेलोसिटी है ना उसको मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लेड, इस डायरेक्शन, ये इसको अगर हॉरिजॉन्टल ट्रीट करें तो यानी इसको, ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम है उसको हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। एक कंपोनेंट वो जो कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड रहेगा, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट उसको बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो कंपोनेंट है वो कहाँ एक्ट करेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द ब्लेड्स, सॉरी एट ए टेंजेंट टू द रोटर व्हील, टेंजेंट टू द रोटर व्हील एक्ट करेगा ब्लेड के ऊपर, ठीक है। ब्लेड कहाँ माउंटेड है, रोटर के वेरीफेरी में, और रोटर के ऊपर ये स्ट्राइक कर रहे हैं वो कंपोनेंट, ठीक है। वो कंपोनेंट रिस्पॉन्स, वो कंपोनेंट जो है डेट इज in parallel to the direction of motion of the blade, or I can say it is at the tangential direction, at tangential direction to the rotor wheel, okay, or I can say that component is perpendicular to the axis of the shaft, okay। ये तीन डायरेक्शन से तरीके से उसको बोल सकते हैं। तो वो एक कंपोनेंट हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट होगा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, देखो अगर अल्फा इसको एंगल कंसीडर करते हैं हॉरिजॉन्टल से, तो एक जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक vf1 और vw1। नाउ हियर vw1 इज नथिंग बट व्हर्ल वेलोसिटी, vw1 इज कॉल्ड एज व्हर्ल वेलोसिटी एट इनलेट टू द टरबाइन। नाउ व्हाट इज व्हर्ल वेलोसिटी, व्हर्ल किसको बोलते हैं इन जनरल, रैपिड मोशन, रैपिड राउंड मोशन को, कोई एक बॉडी राउंड मोशन, सर्कुलर मोशन में जा रही है वेरी रैपिडली, वेरी फास्टली, तो उसको, उस मोशन को बोलते हैं व्हर्ल, ठीक है। तो whirl velocity vw1, why it is called as whirl velocity, because this component of velocity of steam is responsible for the whirl motion of the rotor wheel, ओके। व्हील को रोटेट करने के लिए, उसको whirl कराने के लिए ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। ये जब यहाँ से स्ट्राइक होगा तभी तो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, ये वाला कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो क्या है, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के पैरेलल में। तो एज्यूम करो एक्सिस के ऊपर व्हील माउंटेड है और कोई फोर्स हम एक्सिस के पैरेलल लगा रहे हैं, शाफ्ट के पैरेलल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो व्हील रोटेट होगा क्या उससे, नहीं रहेगा, नहीं रोटेट होगा। व्हील का ऐसे रोटेट होगा, टेंजेंशियल फोर्स से, व्हील के टेंजेंशियल डायरेक्शन पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तभी व्हील रोटेट होगा टरबाइन का, ठीक है, यानी कि ब्लेड्स पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो vw1 इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन व्हील। एंड कौन से टाइप का मोशन हो रहा है, व्हर्ल मोशन हो रहा है यहाँ पर टरबाइन का, क्योंकि रैपिडली राउंड मोशन हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज व्हर्ल वेलोसिटी, ओके। एंड सिमिलरली देयर इज another component which is parallel to the axis of the shaft, okay, and that component is called as axial velocity, okay, or sometime axial velocity, and more commonly it is called as flow velocity, because that component is actually responsible for the flow of steam from inlet to outlet, ठीक है। अब हम ये सोच सकते हैं कि जब मोशन उसको इसी डायरेक्शन में कराना है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो स्टीम जेट का एंगल भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लगाएंगे ना, फिर प्रॉब्लम क्या होगा, स्टीम वहीं पे अटके रहेगी ना, बाहर कैसे निकलेगी वहां से, स्टीम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो एक तरफ से स्टीम अंदर जाके बाहर भी निकलना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए, तभी फोर्स अप्लाइड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बाहर निकलने के लिए स्लाइटली एक एंगल रखना पड़ेगा जिससे फ्लो वेलोसिटी मिले। तो दिस vf1 इज नथिंग बट फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, एंड दैट दिस कंपोनेंट ऑफ velocity of steam is responsible for the motion of steam from inlet to outlet, from inlet tip to outlet tip, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड दिस एंगल अल्फा इज नथिंग बट स्टीम इनलेट एंगल, ओके, एंड समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज नोजल एंगल, पर इसको बेटर क्या रहेगा, स्टीम इनलेट एंगल इस तरीके से बोले, क्योंकि जब ऐसा ही एंगल आउटलेट पे मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे स्टीम आउटलेट एंगल, आउटलेट पे पर नोजल नहीं रहता, बेटर ये रहेगा नोजल एंगल या फिर स्टीम इनलेट एंगल, इस तरीके से उसको बोलते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बनाया उसको मैं अभी इधर ले लेता हूँ वेलोसिटी ट्रायंगल में, तो दो कंपोनेंट शो कर देता हूँ, vw1 vf1, एंगल हो गया अल्फा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है काय की है, ये तो अभी शो हो गया, स्टीम की वेलोसिटी कंसीडर कर ली, इनलेट में वेलोसिटी ट्रायंगल हमने बना लिया। अभी हमने ब्लेड की वेलोसिटी यहाँ पर ट्रायंगल में कंसीडर किए नहीं अब तक, ठीक है। तो ब्लेड की वेलोसिटी कितनी है u1, किस डायरेक्शन में, यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट टू राइट,
तो इसी डायग्राम में हमको लेफ्ट टू राइट यहाँ पर शो करना पड़ेगा। अब मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, नोजल के पॉइंट टिप से स्टार्ट किया था डायग्राम बनाना, यहाँ से वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। और ये कंपोनेंट को यहाँ शो कर सकते थे, मैंने यहाँ शो किया उस तरीके से, ठीक है, कंपोनेंट को। तो इसको रिजॉल्व किए बेसिकली दो कंपोनेंट में, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी, लेफ्ट टू राइट वेलोसिटी मेरे को यहाँ रिप्रेजेंट करना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, ये वाला नोजल के टिप से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ तक आ रहा है, छोटा वाला, दिस कंपोनेंट इज नथिंग बट रिप्रेजेंट लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड, दैट इज u1, ओके। अब यहाँ पे एक और कंपोनेंट है जो लीनियर वेलोसिटी जहाँ पर एंड हो रहा है, वो वेलोसिटी यहाँ पे, ये लीनियर वेलोसिटी को इससे कनेक्ट करेगा जो मूविंग ब्लेड के, ठीक है। तो अभी जो है मूविंग ब्लेड जो है वो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी u से मूव हो रही है आगे, उसको, उसका पीछा कौन कर रहा है, उसको स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है कौन, स्टीम, ठीक है। स्टीम की वेलोसिटी है v1 और आगे जो है ब्लेड की वेलोसिटी है u1, एंड ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ स्टीम जेट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड के कंपैरिजन में स्टीम की इनलेट वेलोसिटी v1 काफी ज्यादा है, ठीक है। बट क्योंकि ब्लेड यहाँ पे स्टेशनरी नहीं है, मूविंग पोजीशन में है, तो जिस वेलोसिटी से स्टीम स्ट्राइक करेगा मूविंग ब्लेड को, दैट वेलोसिटी वुड नॉट बी v1, दैट वेलोसिटी वुड बी समवॉट लेस देन v1, with it will strike the blade with relative velocity, ठीक है। Now what is relative velocity? Relative velocity is nothing but velocity of steam with respect to velocity of the blade, यानी इन जनरल अगर हम बात करें तो v1 would be equal to VR1 would be equal to v1 minus u1, यानी jet velocity minus blade velocity, that would be relative velocity of steam, okay। एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है v1, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी में से ब्लेड वेलोसिटी माइनस करेंगे तो डेट वुड बी रिलेटिव वेलोसिटी, और इस रिलेटिव वेलोसिटी से स्टीम जो है वो ब्लेड को स्ट्राइक करने वाला है, ठीक है। अब सवाल ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाएगा क्या, v1 माइनस u1 इज इक्वल टू vr1। ऐसा कब मिलता, तब जब लीनियर वेलोसिटी u1 और स्टीम वेलोसिटी v1 दोनों का डायरेक्शन सेम होता, तब ऐसा होता, तब हम स्केलर डिफरेंस ले सकते थे। बट यहाँ पर डायरेक्शन अलग अलग है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्शन भी कंसीडरेशन करना पड़ेगा, मतलब वेक्टर क्वांटिटी लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों कंसीडर करना है, तो वेक्टर डिफरेंस लेना पड़ेगा हमको। तो व्हाट वुड बी द वेक्टर डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी vr1 वुड बी vr1 वेक्टर वुड बी इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर, और आई कैन राइट v1 वेक्टर इज इक्वल टू vr1 वेक्टर प्लस u1 वेक्टर, ओके। अब यहाँ पर दो वेक्टर एडिशन किस तरीके से करते हैं, हमने अभी अभी ऊपर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखे थे। तो ये जो है v1 जो है डेट वुड बी एक्चुअली रिजल्टेंट ऑफ ब्लेड वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसका तब ब्लेड वेलोसिटी कुछ लेफ्ट टू राइट ऐसी है, स्टीम इनलेट कुछ इस तरीके से है, तो उसके तो ये जो कंपोनेंट है जो शो कर रहा है, जो ज्वाइन कर रहा है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम को और लीनियर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड को, जो कंपोनेंट कंप्लीट कर रही है यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद, तो दैट कंपोनेंट वुड बी रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो u1 और vr1 सेम ऑर्डर में लिए, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, स्टीम वेलोसिटी v1, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लिए एज पर द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन, और इसमें ये जो एंगल बना रहा है रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ब्लेड की लीनियर वेलोसिटी u1 और रिलेटिव वेलोसिटी vr1, ये दोनों के बीच में जो एंगल रहता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज ब्लेड एंगल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लेड एंगल, क्योंकि स्टीम जो है वो ब्लेड में रिलेटिव वेलोसिटी से एंटर होती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी से एंटर हो रही है, तो ये जो ब्लेड है ना, ब्लेड के पैरेलल डायरेक्शन में, जैसा ब्लेड का शेप है वैसे ही डायरेक्शन में इसके अंदर एंटर हो गया, तो दिस डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वुड बी टेंजेंशियल टू द टिप ऑफ द ब्लेड, ठीक है। तो मतलब इससे टेंजेंशियली एक्ट करेगी, मतलब जितना ये ब्लेड का जो एंगल रहेगा एट द इनलेट, ब्लेड टिप में जितना इनलेट में एंगल रहेगा, दैट एंगल would be the angle of the relative velocity. That's why this angle theta is also called as blade angle at inlet. ठीक है, alpha is steam angle at inlet, theta is blade angle at the inlet. So this is how we can complete the velocity triangle at the inlet of the steam turbine. Okay. Now similarly we have to draw velocity triangle at outlet. ठीक है, अब आउटलेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे आखिरी में जो कंपोनेंट आया है आउटलेट में वो सबसे पहले आएगा। आखिरी में कौन सा कंपोनेंट आया, VR1, ठीक है।
अब क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टीम जो इनलेट हो रहा है यहाँ से VR1 रिलेटिव वेलोसिटी से एंटर हुए हैं, और अगर ये स्टीम और मूविंग ब्लेड के बीच में कुछ भी फ्रिक्शन अगर नहीं है, एज्यूम लेट अस एज्यूम आइडियल फ्लो, देयर इज नो फ्रिक्शन। ओके, पहले हम नो फ्रिक्शन एज्यूम करके देखते हैं। तो क्या होगा, जितने रिलेटिव वेलोसिटी से स्टीम एंटर हो रही है उतना ही रिलेटिव वेलोसिटी से स्टीम बाहर जाएगी, कुछ उसमें फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस नहीं होंगे। तो जितना VR1 है मैग्नीट्यूड, उतना ही VR2 का मैग्नीट्यूड मिलेगा, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट हमको मिलेगा। और डायरेक्शन काय पे डिपेंड करेगा, उसका डायरेक्शन वुड रिप्रेजेंट ऑन द आउटलेट एंगल ऑफ द ब्लेड, और अगर ब्लेड सिमेट्रिक है तो इनलेट एंगल ऑफ द ब्लेड एंड आउटलेट एंगल ऑफ द ब्लेड वुड बी सेम। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैं अगर यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूँ तो दिस कंपोनेंट वुड बी VR2। ठीक है, चलो अब बाकी के कंपोनेंट निकालते हैं आउटलेट में। अब VR2 ये हो गया। अब लीनियर वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी का तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वो लेफ्ट टू राइट ही है, U2 U1 U2 सबका एक ही डायरेक्शन में है। लीनियर वेलोसिटी में यहाँ पे शो कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, VR2 और U2 मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब VR2 और U2 ये दो फोर्सेस, इनका रिजल्टेंट क्या रहता है, V2 रहेगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट। उसको मैं रिजल्टेंट को अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। देखो इसका टेल और हेड, फिर टेल हेड और इसका उल्टा लेंगे, हेड पहले और टेल इधर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है एज पर द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कंपोनेंट कौन सा होगा, V2। अब V2 को रिजोल्व करना है, जैसे यहाँ पर ऊपर में V1 को रिजोल्व किए थे वैसे V2 को रिजोल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट उसके वापस से आ जाएंगे, फ्लो कंपोनेंट एंड वर्ल कंपोनेंट। सो दिस कंपोनेंट वुड बी VW2 और इसका डायरेक्शन कैसे होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये देखो, इसको रिजोल्व करेंगे तो कैसा आएगा, एक कंपोनेंट लेफ्ट में आएगा, एक डाउनवर्ड में आएगा। तो लेफ्ट वाला कंपोनेंट VW2 और डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट क्या आएगा, VF2। ओके, और यहाँ पे एंगल का नाम दे सकते हैं हम, ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, फाई, दैट इज ब्लेड एंगल एट आउटलेट, क्योंकि एंगल होता है लीनियर वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी में U और VR के बीच में। यहाँ पे क्या था, थीटा, यहाँ पे एंगल लिया हमने फाई। और दूसरा एंगल क्या है, किसके बीच में रहता है, U1 और V1 के बीच में, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, U2 और V2 के बीच में, ये वाला एंगल। सो दिस एंगल वुड बी स्टीम एंगल एट द आउटलेट, बीटा। ठीक है, so this is how we can draw the velocity diagram for impulse steam turbine. I hope you have understand. So ये डायग्राम मैंने यहाँ पर ले लिया उस तरीके से। ठीक है, तो what are the various components of this diagram? U is equal to U1 is equal to U2 is linear velocity of blade. V1 is the absolute velocity of steam. VR1 relative velocity of steam, and all these velocities are in meter per second. Okay, and VR1 vector is nothing but V1 vector minus V1 vector. ठीक है, absolute velocity of steam minus linear velocity of blade. Okay, उन दोनों का vector difference, not scalar difference, because they both have different direction. VW1 is the whirl velocity of steam at inlet, and इसको फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ V1 तो V1 cos अल्फा आ जाएगा। ठीक है, VF1 is the flow velocity of steam at inlet, it would be equal to V1 sin अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पर, स्टीम इनलेट एंगल इन डिग्री, थीटा इज ब्लेड इनलेट एंगल इन डिग्री। ओके, नाउ V2, what is V2? V2 is the absolute velocity of steam at outlet, VR2 relative velocity of steam at outlet, and again VR2 vector would be equal to V2 vector minus V2 vector. VW2 is the whirl velocity of steam at the outlet, VF2 is the flow velocity of steam at the outlet। ये flow velocity जो है इनको कभी कभी axial velocity भी बोलते हैं। ठीक है, because this velocity is parallel to the axis of the shaft. This component of velocity is the direction of this component of velocity is parallel to the axis of the shaft. That's why it is also called as sometimes axial velocity। ठीक है, और इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 sin बीटा, and beta is nothing but steam outlet angle in degree and theta is blade outlet angle in degree. Okay, तो जितने भी एंगल्स है सारे डिग्री में और जितनी वेलोसिटी है सभी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, now we can also draw combined velocity diagram for simple impulse turbine. How? ये जो डायग्राम है यहाँ पर बनाया हमने, ठीक है, तो इसमें से U1 और U2 कॉमन है। ठीक है, ये जो नीचे वाली वेलोसिटी दोनों ट्राइंगल में U1 और U2 कॉमन है, तो इसको हम 180 डिग्री से रोटेट करके इसके ऊपर प्लेस कर देगा, ये वाला पॉइंट को 180 डिग्री से रोटेट करके अगर हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे कि U1 और U2 जो है मर्ज हो जाए आपस में, तो जो हमको ट्राइंगल मिलेगा डेट ट्राइंगल वुड बी कंबाइंड वेलोसिटी ट्राइंगल। ठीक है, अब कंबाइंड वेलोसिटी ट्राइंगल क्यों बताते हैं, ये जब हम ज्योमेट्रिकल मेथड यूज करके सॉल्व करते हैं ना प्रॉब्लम को, तो थोड़ा इजी हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है,
तो क्या करते हैं हम पहले इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में ए बी मार्क करेंगे पहले, ठीक है, ए और बी, वेयर ए बी रिप्रेजेंट लीनियर वेलोसिटी। और ये ए बी के लेंथ कितनी लेंगे, जैसे सपोज कुछ उसको फिक्स करेंगे, जैसे सपोज लीनियर वेलोसिटी आ रही है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, तो हम स्केल ले लेंगे 10 मीटर पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम ज्योमेट्रिकल मेथड यूज करते थे ना इसमें कॉम में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एनालिसिस के लिए, तो वैसे ही ज्योमेट्रिकल मेथड इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू ड्रॉ करेंगे स्केल लेके, फिर क्या दिया रहेगा हमको, अल्फा दिया रहेगा, ब्लेड एंगल एट इनलेट दिया रहेगा हमको, और थीटा भी दिया रहेगा, थीटा मतलब ब्लेड एंगल एट इनलेट, और स्टीम एंगल अल्फा दिया रहेगा। तो यहाँ से अल्फा और थीटा दिया रहेगा, ए और बी से एंगल लेंगे, वो दोनों जहां मीट करेंगे वो पॉइंट सी मिल जाएगा, पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो VF1 मिल जाएगा, और इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो ए से डी तक जो डिस्टेंस है वो VW1 मिल जाएगा। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल्स। फिर आउटलेट कैसे निकालेंगे, ब्लेड एंगल एट आउटलेट दिया रहेगा 5, ठीक है, और इस एंगल पर VR1 इक्वल टू VR2 कितना लेंगे, ये यहाँ से VR1 का रेडियस 5 एंगल पे लेंगे, तो पॉइंट ई मिल जाएगा, पॉइंट ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पॉइंट एफ, फ्लो वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर फ्लो वेलोसिटी ये पॉइंट एफ से ए को ज्वाइन करेंगे तो ये VW2 मिल जाएगा AF, और ये पॉइंट ए से ई को ज्वाइन करेंगे तो ये टर्म जो है, ये जो वेलोसिटी है वो V2 मिल जाएगा, और ये जो एंगल लेंगे तो बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम फ्रॉम सिंपल इंपल्स टरबाइन बना सकते हैं। अब बहुत सी बुक्स में अगर सॉल्यूशन देखेंगे हम तो ज्योमेट्रिकल मेथड ही यूज किया हुआ है इसमें सॉल्व करने के लिए सॉरी। तो बहुत सी बुक्स में इसका जो सॉल्यूशन दिया है ना स्टीम टरबाइंस के प्रॉब्लम, उसमें ज्योमेट्रिकल मेथड ही यूज किया है और कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व किया इस तरीके से, ठीक है। बट हमको आदत ये भी होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल मेथड के साथ साथ हमको ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड भी आना चाहिए। ज्योमेट्रिकल मेथड का फायदा क्या है, ज्योमेट्रिकल मेथड का फायदा ये है कि हमको कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा नहीं करना पड़े, ठीक है। फटाफट ये एंगल दिया रहेगा, स्केल लेके पर कैलकुलेशन खाली हमको पेन और पेंसिल लेके स्केल में बराबर नाप के बनाना पड़ेगा हमको स्केल लेकर। बाकी चीजें जब ट्रायंगल बनेगा तो हम डायरेक्टली स्केल से मेजर करके वेलोसिटीज, डिफरेंट वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं, और डायरेक्शन निकालने के लिए अल्फा बीटा वगैरह निकाल रहे हैं मान लो, तो उसके लिए प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो प्रोटेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए पेंसिल वगैरह लेके बैठना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा डायग्राम बनाने के लिए, बट कैलकुलेशन जो कैलकुलेटर वाला पार्ट है वो बच जाएगा, ये इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि इसके जो ज्योमेट्रिकल मेथड है उसमें एरर होने के चांसेस बहुत रहते हैं, मैनुअल एरर, ठीक है। तो उसमें आंसर एग्जैक्ट नहीं आता है, अप्रोक्सीमेट आंसर आता है ज्योमेट्रिकल मेथड में। वही अगर हम ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज करें तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, बट उसमें स्लाइटली कैलकुलेशन लगेंगे। तो मेरा तो सजेशन ये है कि न्यूमेरिकल तो इसमें आ सकते हैं, और अगर तुम्हारा जैसे कि अभी तक चल रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम ही अगर हुआ तो जाहिर सी बात है उसमें इतना टाइम मिलेगा नहीं कि स्केल वगैरह लेके ये सब बना सके, ठीक है। ऑफलाइन हुआ तो ठीक है बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक आदत डालेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व करें इसको। बहुत डिफिकल्ट है क्या सॉल्व करना, नहीं, V1 दिया रहेगा, अल्फा दिया रहेगा, तो VW1 कैसे मिलेगा, V1 cos अल्फा, VF1 V1 sin अल्फा, ये मिल गया सिंपल। फिर रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, VR1 वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VF1 स्क्वायर प्लस VW1 माइनस U1 स्क्वायर, U1 कैसे आएगा, πdn/60 से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ निकालना ज्योमेट्री के मेथड से भी निकालना, ट्रिग्नोमेट्री से भी निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री से ही इसको सॉल्व करो, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जिसमें क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर भी हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम पेन पेंसिल स्केल प्रोटेक्टर लेके बैठे और मेजर करते हुए बैठे उन सब चीजों, ठीक है। तो वहां पर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व करने की आदत डालेंगे, ठीक है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ पर्सनली कि हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करें, बट बहुत सी बुक में ज्योमेट्रिकल मेथड से भी सॉल्यूशन दिया रहता है, उससे भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे एक्यूरेसी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। अब बुक में सॉल्व किया तो ऑब्वियसली 100% एक्यूरेसी से किया रहेगा, बट हमसे थोड़ा सा एंगल 30 डिग्री का 32 हो गया तो उससे फाइनल वेलोसिटी जो मिल रही है वो कुछ अलग मिल सकती है हमको, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है इसमें। नाउ ब्लेड स्पीड रेशो, ये हो गया क्या, दिस वाज ऑल अबाउट द कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम एंड सिंपल वेलोसिटी डायग्राम फॉर सिंपल इम्पल्स टरबाइन। नाउ वी हैव टू डिस्कस वेरियस पैरामीटर्स, ओके। सो फर्स्ट पैरामीटर इज ब्लेड स्पीड रेशो। So blade speed ratio is nothing but linear velocity of blade
to the steam velocity at inlet. Okay, it is the ratio of linear velocity of blade to the steam velocity at inlet, u upon v1. ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम कोई क्वेश्चन आया तो इन दोनों में से एक वेलोसिटी दिया रहे और दूसरी वेलोसिटी देने की जगह ब्लेड स्पीड रेशियो दिया रहेगा, तो हमको इसको पता रहना चाहिए कि ब्लेड स्पीड रेशियो से दूसरी वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं. सेकंड वन इज blade velocity coefficient K. Now, due to presence of friction, when steam passes over the blade, the exiting relative velocity is always less than inlet relative velocity in case of impulse turbine. ठीक है, अभी हमने जो velocity triangle बनाए थे तो उसमें क्या assumption किए थे कि relative velocity VR1 inlet में है उतनी relative velocity outlet में ही रहेगी, because we were assumed that there is no friction, flow is ideal. Okay, but actual case में तो friction रहता वहाँ पे. ठीक है, तो क्या होता है एग्जिटिंग रिलेटिव वेलोसिटी जो रहती है वो लेस रहती है एज कंपेयर टू इनलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्टीम. ओके, तो ये दोनों को कोरिलेट कौन करता है? ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट. सो ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम, सॉरी, it is the ratio of relative velocity of steam at outlet to the relative velocity of steam at inlet, VR2 divided by VR1, where K is the blade velocity coefficient and its value would be equal to 1 for frictionless or ideal flow, and its value would be less than 1 for practical flow. Okay, so VR2 would be equal to K into VR1. तो ये रिलेशन से हम अगर एक रिलेटिव वेलोसिटी पता है इनलेट की तो आउटलेट की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं यूजिंग द ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट. और अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट नहीं दिया रहा है तो हमको क्या करना है, सिंपली वो फ्लो को आइडियल या फ्रिक्शनलेस एज्यूम करके K की वैल्यू 1 लेके VR2 इज इक्वल टू VR1 कंसीडर करना है. ठीक है, और नेक्स्ट थिंग वी हैव इज इफेक्ट ऑफ ब्लेड फ्रिक्शन ऑन कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम फॉर सिंपल इंपल्स स्टीम टरबाइन. ठीक है, तो मान लो एक क्वेश्चन में दिया रहा कि ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट K इज 0.85, तो हम वेलोसिटी डायग्राम में क्या इसमें से चेंज आ जाएगा? हमने ऊपर कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम बनाए थे उसमें VR1 और VR2 का लेंथ सेम था ऑलमोस्ट. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? VR1 वुड बी ग्रेटर देन VR2, क्योंकि VR1 ये BC पॉइंट जो है, B to C जो पॉइंट है उसमें उसका 85% हम लेंगे. अगर मान लो K की वैल्यू 0.85 दी है तो इसकी B to C की 85% लेंथ लेंगे, मतलब B to G, और B to G लेंथ ये इस एंगल में फाई एंगल में लेंगे, कंसीडर करेंगे तो हमको D पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से. ठीक है, इतना ही लेंथ BG वुड बी इक्वल टू BD. यहाँ से यहाँ तक VR2 की वैल्यू मिल जाएगी K इंटू VR1 विच इज 0.85 टाइम्स ऑफ VR1 इफ K वैल्यू इज 0.85. ठीक है, अंदाजे से जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है. तो इस तरीके से जो वेलोसिटी डायग्राम है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा अगर ब्लेड फ्रिक्शन कंसीडर करने से. अगर इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो BC और BD की लेंथ सेम रहने वाली है एट K इज इक्वल टू 1. नाउ एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट बाय ब्लेड फ्रिक्शन और पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि ब्लेड से जब स्टीम पास हो रही है तो उसकी क्या हो रही है? वेलोसिटी लॉस हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन. और वेलोसिटी लॉस हो रही है मतलब कौन सी एनर्जी लॉस हो रही है? काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है. तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है तो जा कहाँ रही है एक्चुअली वो? बिकॉज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जा रही है तो मतलब कुछ ना कुछ अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? एक्चुअली हीट में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट करेगी ब्लेड के ऊपर, एंड एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट बाय ब्लेड फ्रिक्शन और विच इज कैन आल्सो बी कॉल्ड एज पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट बाय ब्लेड फ्रिक्शन वुड बी इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फ्लो ओवर द ब्लेड्स. नाउ व्हाट वुड बी द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फ्लो ओवर द ब्लेड्स? That would be equal to half mv square का डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट, हाफ mv स्क्वायर. अब इनलेट में क्या वेलोसिटी है? VR1 स्क्वायर, आउटलेट में VR2 स्क्वायर. और यहाँ मास की जगह मैंने क्या लिया हूँ? मास फ्लो रेट लिया हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो एक्चुअली एनर्जी पर सेकेंड है, मतलब बेसिकली पावर है, ये पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. ओके, बिकॉज देयर द वी हैव टेकन मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी चेंज पर सेकेंड है ये एक्चुअली. ओके, so that kinetic energy change per second is nothing but power loss due to friction in the blade. Okay, now we have to do analysis of this velocity diagram of impulse turbine. So we will calculate various parameters. First one is force on the blade. So this thing actually we have calculated in the first lecture of steam turbine, where we have seen working principle of impulse steam turbine. Okay, so force applied would be equal to rate of change of momentum of the jet, and that would be equal to mass flow rate into change in velocity. How? As per the Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration, or which is also called as rate of change of momentum. The change of momentum is mass into velocity
का डिफरेंस, ठीक है। तो मास को कॉमन निकाल लेंगे, सेम है तो मास इनटू डिफरेंस इन वेलोसिटी, और उसका भी रेट ऑफ चेंज, तो मतलब पर यूनिट टाइम, तो मास पर यूनिट टाइम इज मास फ्लो रेट एंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी, इस तरीके से आ जाएगा। नाउ व्हाट इज नाउ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लेड, ठीक है। जैसे कि हम पाइप बैंड का न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे एफएम में, तो जिस डायरेक्शन का फोर्स निकालते थे हम उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी कंसीडर करते थे, ठीक है। यहाँ पर हमें ब्लेड का डायरेक्शन क्या है, मोशन का ये वाला है, इधर लेफ्ट टू राइट, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है मान लो, तो इसी डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी के कंपोनेंट कंसीडर करना है, ठीक है। अब वेलोसिटी स्टीम वेलोसिटी एट इनलेट, उसका एंगल क्या है, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड। आउटलेट में क्या है, बीटा विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लेड, ठीक है। तो क्या आएगा इसका एंगल, एफ इज इक्वल टू एम डॉट एस, दैट इज मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इनटू चेंज इन वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी माइनस आउटलेट वेलोसिटी। नाउ इनलेट वेलोसिटी वुड बी v1 cos अल्फा, ठीक है। यहाँ से एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा v1 cos अल्फा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इसका जो वैल्यू आएगी कंपोनेंट उसका जो आएगा v1 का, दैट वुड बी v1 cos अल्फा। नाउ माइनस ऑफ v2 cos बीटा। नाउ व्हाई माइनस ऑफ माइनस v2 cos बीटा, बिकॉज यहाँ पर देखो ये जो बीटा एंगल है उसको जब हम cos बीटा वाला कंपोनेंट लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, किसकी डायरेक्शन ऑफ ब्लेड रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। बीटा को अगर cos बीटा कंपोनेंट लेंगे तो v2 का, तो अपोजिट होने की वजह से हम माइनस साइन कंसीडर किए, ठीक है। या फिर अगर माइनस साइन कंसीडर नहीं करना है तो बीटा की जगह 180 माइनस बीटा ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। ना cos 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस cos थीटा, ठीक है। तो वही चीज एक ही बात हो गई, तो माइनस v2 cos बीटा। और ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला नेगेटिव साइन काय के लिए है, ये वाला नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को, और अंदर वाला कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ब्लेड रोटेशन, इसको शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा इस तरीके से हमारा। तो F इज इक्वल टू एम डॉट एस इंटू v1 cos अल्फा माइनस ऑफ माइनस v2 cos बीटा, और आई कैन राइट vw1 माइनस ऑफ माइनस vw2, बिकॉज वी हैव सीन द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज नथिंग बट वर्ल्ड वेलोसिटी। तो v1 cos अल्फा हो जाएगा vw1 एंड v2 cos बीटा हो जाएगा vw2। सो आई कैन राइट F इज इक्वल टू एम डॉट एस vw1 प्लस vw2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। So this is the force on the blade, okay, where m dot s is nothing but mass flow rate of the steam. Now work done on the blade, work done is nothing but force into displacement, or power developed is nothing but rate of work would be equal to force into displacement per unit time, because work done per unit time is power. So force into displacement per time, or displacement per time is nothing but velocity. और velocity किसकी लेंगे, ब्लेड वेलोसिटी, बिकॉज फोर्स जो है ब्लेड पे एक्ट कर रहा है, तो फोर्स इनटू ब्लेड वेलोसिटी। सो दिस इज फोर्स m डॉट s इनटू vw1 प्लस vw2, अभी निकाले हमने, इसमें वेलोसिटी ब्लेड की मल्टीप्लाई कर दो तो पावर मिल जाएगा। पावर p इज इक्वल टू m डॉट s इनटू vw1 प्लस vw2 इनटू u, and vw1 plus vw2 can be written as vw, that is net world velocity. Therefore what we will get as the power would be equal to m dot s into vw into u. Now horsepower developed would be equal to this power developed divided by 746, because ये पावर डेवलप जो है वो वेट में मिलेगा, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वेट, ठीक है। तो यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 740 हॉर्स पावर की। नाउ एक्सियल थ्रस्ट, एक्सियल थ्रस्ट क्यों एक्ट करता है इसके ऊपर, रोटर व्हील के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे स्टीम को हम फ्लो करवाना है तो कुछ ना कुछ उसका एक्सियल कंपोनेंट वेलोसिटी का रहेगा वहाँ पे, ब्लेड से इनलेट भेजकर आउटलेट निकालना है, तो ठीक है। हम हमको एग्जैक्टली टेंजेंशियल डायरेक्शन में इनलेट नहीं करा सकते स्टीम को, इस केस में स्टीम टरबाइन में, क्योंकि चेंज इन डायरेक्शन होना चाहिए, उसका डायरेक्शन चेंज करवाना है हमको उसका, इस वजह से। तो क्या होगा, इसमें जो फ्लो वेलोसिटी vf1 है उसकी वजह से एक फोर्स एक्ट करता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज एक्सियल थ्रस्ट, और ये व्हील और अदर कंपोनेंट जो है टरबाइन के उसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एक्सियल थ्रस्ट on the wheel and other component, and thus it is undesirable, obviously undesirable because उस फोर्स का, उसकी वजह से वो तो सिर्फ वो फोर्स जो है क्या स्टीम को फ्लो करवाने में यूज हो रहा है, वो जो वेलोसिटी, बस वो वेलोसिटी की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है एट डिफरेंट कंपोनेंट, दैट फोर्स इज अनडिजायरेबल, ओके। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे उस फोर्स का, एक्सियल थ्रस्ट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन एक्सियल वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सो मास पर यूनिट टाइम इज mass flow rate. So mass flow rate into change in velocity is nothing but force, that is axial thrust. So axial thrust would be equal to m dot s into vf1 minus vf2, that is change in axial velocity. Therefore the axial thrust on the wheel, ये इतना axial thrust wheels पे act करेगा और other components पे act करेगा, तो इसको या तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा बिकॉज ये अनडिजायरेबल है,
अननेसेसरी वाइब्रेशन क्रिएट करेगा इसके टरबाइन के ऊपर। तो उसको या तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा या फिर हमको क्या करना पड़ेगा, थ्रस्ट बीरिंग लगाना पड़ेगा ताकि वो लोड ले सके उसको और अदर कंपोनेंट्स के ऊपर लोड ना है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जो शाफ्ट को थ्रस्ट बीरिंग से सपोर्ट करते हैं ताकि वो उसका लोड ले ले, एक्सियल थ्रस्ट जो एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, शाफ्ट के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग वी हैव इज नोजल एफिशिएंसी। नाउ वी हैव टू सी वेरियस एफिशिएंसीज। So the nozzle efficiency is nothing but energy supply to the blade to the energy supply to the stage। ठीक है, अब नोजल के लिए कोई भी चीज के लिए एफिशिएंसी निकालते तो आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट क्या है नोजल के लिए, वो कितनी एनर्जी ब्लेड को देने वाला है, दैट इज आउटपुट फॉर द नोजल। और इनलेट क्या है इसके लिए, जो स्टीम जो बॉयलर से आ रहा है वो कितना प्रेशर ड्रॉप उसमें हो रहा है, या प्रेशर ड्रॉप या फिर एंथैल्पी ड्रॉप उसका हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर नोजल एफिशिएंसी वुड बी इक्वल टू एनर्जी सप्लाई टू द ब्लेड। अब वो कौन सी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, नोजल से स्टीम जो आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी अपनी ब्लेड को दे रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, एनर्जी सप्लाई टू द स्टेज, टोटल एंथैल्पी। टोटल एंथैल्पी इज नथिंग बट मास इनटू स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्मॉल h। कैपिटल H वुड बी इक्वल टू m इंटू स्मॉल h। तो m ऊपर से और नीचे से, न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बचेगी, v1 स्क्वायर बाय 2 इंटू डेल्टा h, where delta H is nothing but HO minus H1, which would be equal to specific enthalpy drop of steam in the nozzle. By specific enthalpy, we mean enthalpy drop per unit mass of the steam. Okay. Therefore, nozzle efficiency can be written as V1 square divided by 2 into HO minus H1. Okay. So the next thing we have is blade efficiency or diagram efficiency. अब नेक्स्ट थिंग क्या है, नोजल से स्टीम बाहर निकल गया, वो स्ट्राइक कर रहे हैं ब्लेड पे। अब ब्लेड के लिए एफिशिएंसी निकालना है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसका इनपुट क्या रहेगा, इसका जो ब्लेड उसको एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और एनर्जी इतनी सप्लाई कर रहा है पर एक्चुअली वर्क डन कितना हो रहा है ब्लेड में, दैट वुड बी द आउटपुट फॉर द ब्लेड। तो वर्क डन ऑन द ब्लेड डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाई टू द ब्लेड। सो ब्लेड एफिशिएंसी वुड बी इक्वल टू U इंटू VW। ओके, अब ना व्हाट इज U इंटू VW, ये कहाँ से आया, पावर अभी अभी हमने निकाले, मास MUVW। ठीक है, अभी अभी हमने पावर की वैल्यू निकाले थे फोर्स के बाद। तो MUVW, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सप्लाई टू द ब्लेड कितना आएगा, हाफ mv1 स्क्वायर। तो m और m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मास मास अगेन, तो UVW अपॉन v1 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा टर्म, एफिशिएंसी ऑफ द ब्लेड 2UVW अपॉन v1 स्क्वायर। ओके, और समटाइम इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, blade efficiency can also be defined as sometime change in kinetic energy per kg of steam to the energy supplied per kg of steam. Now change in kinetic energy of the steam क्या हो जाएगा, हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर। ठीक है, और एनर्जी सप्लाइड पर केजी कितना हो जाएगा, हाफ mv1 स्क्वायर, किसको, ब्लेड को। ठीक है, v2 क्या है, एग्जिट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट ऑफ द टरबाइन ब्लेड। ठीक है, तो v2 वेलोसिटी से वो स्टीम एग्जिट कर रहा है आउटलेट में। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर, और ब्लेड को स्टीम इनलेट में कितनी काइनेटिक एनर्जी दे रहा था, हाफ mv1 स्क्वायर। तो हाफ m न्यूमिनेटर से कॉमन निकल के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बचेगी इस तरीके से, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर। समटाइम ब्लेड एफिशिएंसी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ ब्लेड एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम व्हेन v2 इज मिनिमम। अब ये एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है तो v2 को मिनिमम रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे V2 हम जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि स्टीम को बाहर तो भेजना ही है ना, V2 जीरो तो नहीं हो सकता, बट हमको हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि V2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कब मिल सकती है V2 की वैल्यू, व्हेन द बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और डिस्चार्ज इज एक्सियल। ठीक है, अभी कैसे होता है देखो, कंडीशन फॉर एक्सियल डिस्चार्ज, when the blades of an impulse turbine are designed in such a way that the steam leaving the blade at its tip at 90 degree to the direction of the blade peripheral velocity u, या फिर ऐसा ना लिखते हुए 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ ब्लेड पेरिफेरल वेलोसिटी u, या फिर इसको ना लिखते हम क्या लिख सकते हैं, एट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन, ऐसा भी बोल सकते हैं, बिकॉज एक्सिस ऑफ द शाफ्ट एंड ब्लेड पेरिफेरल वेलोसिटी आर ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये एक्सियल फ्लो टरबाइन को डिफाइन करते हुए या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, 90 डिग्री टू द ब्लेड ऑफ 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड पेरिफेरल वेलोसिटी, या फिर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन, then the turbine is called as axial flow turbine। अगर इस डायरेक्शन में टरबाइन के एक्सिस के पैरेलल अगर फ्लो हो रहा है स्टीम, तो उस टरबाइन को बोलते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। सो फॉर एक्सियल फ्लो टरबाइन बीटा वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, therefore what would be V2, what would be VF2 and VW2, VW2 is V2 cos बीटा। अब cos 90 डिग्री कितना होता है, 0, तो VW2 वर्ल्ड कंपोनेंट हो जाएगा 0, और VF2 is V2 sin बीटा, तो साइन 90 कितना जाएगा 1, तो V2 वुड बी इक्वल टू VF2 एंड VW2 वुड बी इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाएगा हमारा जो
कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम है। VW2 वाला टर्म देखो यहाँ से चलेगा, गायब होगा, खाली VW1 ही रहेगा, यहाँ पर वो 0 हो गया, और बीटा क्या होगा 90 डिग्री, और ये VF2 के इक्वली यहाँ पर ही वर्टिकल कंपोनेंट जो दिख रहा है that would be equal to V2 only. Okay. Now power developed by axial flow turbine can be written as P is equal to m dot S into U into VW. ये तो जनरल फॉर्मूला था, और VW is VW1 plus VW2, बट क्योंकि यहाँ पे VW2 0 हो गया तो क्या आ जाएगा पावर m dot S into U into VW1. Now the next thing we have is stage efficiency. तो स्टेज, एक टरबाइन की स्टेज किसको बोलते हैं, नोजल और ब्लेड दोनों से मिलके पूरी, जो नोजल और ब्लेड मिलके पूरी एक स्टेज बनाते हैं, ठीक है। तो इन कंबाइंड एफिशिएंसी, अब पूरे एक स्टेज के लिए इनलेट क्या रहेगा, इनलेट रहेगा एनर्जी सप्लाई टू द नोजल, दैट इज एनर्जी सप्लाई टू द स्टेज, जो कि स्टीम से, बॉयलर से जो स्टीम आ रही है उससे, दैट इज एंथैल्पी ड्रॉप, और आउटलेट क्या आ जाएगा, वर्क डन ऑन द ब्लेड, ठीक है। तो स्टेज एफिशिएंसी वुड बी वर्क डन ऑन द ब्लेड डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाइड पर स्टेज। ना वर्क डन ऑन द ब्लेड क्या है, UVW पर यूनिट मास, अगर निकालेंगे तो एनर्जी सप्लाइड पर स्टेज डेल्टा H पर यूनिट मास, इट कैन बी रिटन एज UVW into HO minus H1. नाउ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दिस टर्म विद V1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई किया V1 स्क्वायर बाय 2 से इस टर्म को। तो दिस टर्म 2UVW by V1 square is nothing but which efficiency? This is nothing but blade efficiency. Similarly, second term V1 square by 2 into HO minus H1, this is nozzle efficiency. So stage efficiency is nothing but product of blade efficiency and nozzle efficiency. The next thing we have is mechanical efficiency. So the work delivered as a shaft output is always less than work calculated from the velocity diagram due to mechanical friction. ठीक है, जैसे IC इंजन में भी देखते थे हम, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती थी, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंड्यूस पावर। तो इंड्यूस पावर मतलब जितनी पावर इंजन डेवलप कर रहे हैं वो सारी की सारी शाफ्ट पावर में नहीं मिलती थी हमको ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है टरबाइन के केस में भी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कैन बी रिटन एज नेट वर्क आउटपुट एट द शाफ्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन द ब्लेड, ठीक है। अब वर्क डन ब्लेड के बाद क्या है, ब्लेड रोटेट हो रहा है तो शाफ्ट रोटेट होगी, तो ब्लेड से जो वर्क ट्रांसफर हो रहा है किसमें, टरबाइन शाफ्ट में। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, नेट वर्क आउटपुट एट शाफ्ट डिवाइडेड बाय वर्क ऑन द ब्लेड। अब नेट वर्क आउटपुट शाफ्ट से कैसे निकाल सकते हैं हम, 2 पाई NT by 60 से, ठीक है। और वर्क डन ऑन ब्लेड का तो फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब द फाइनल एफिशिएंसी इज ओवरऑल एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी ओवरऑल वुड बी क्या आएगा, पूरे प्लांट का सब, पूरा जो ये जो टरबाइन है उसका सबसे एक्सट्रीम आउटलेट क्या है, नेटवर्क आउटपुट एट द शाफ्ट, दैट इज आवर फाइनल आउटपुट ऑफ द टरबाइन, ठीक है। पूरे प्लांट का नहीं बोल रहा हूँ, फिर टरबाइन के बाद वो जनरेटर की एफिशिएंसी भी रहती है, मैं टरबाइन की बात कर रहा हूँ, ओके। नेटवर्क आउटपुट एट द शाफ्ट डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाई टू द स्टेज। एक्सट्रीम इनलेट क्या था हमारा, सबसे इनिशियली स्टीम सप्लाई किए थे टरबाइन को, और एक्सट्रीम में क्या मिल रहा है, टरबाइन शाफ्ट को रोटेट करके देख रहा है। तो एक्सट्रीम इनपुट इज द energy from the steam, extreme output for the turbine is shaft power. So overall efficiency would be net work output at shaft divided by energy supplied to the stage, ठीक है। now इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, net work output at shaft divided by work done on the blade into into work done on blade divided by energy supplied to the blade into energy supplied to the blade divided by energy supplied to the stage, ठीक है। मैंने बेसिकली क्या किया इस इक्वेशन में, वर्क डन ऑन ब्लेड और एनर्जी सप्लाइड टू द ब्लेड, इससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया मैंने। क्यों किया ऐसा, बिकॉज दिस फर्स्ट टर्म नेट वर्क आउटपुट एट शाफ्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन द ब्लेड, दिस इज टर्म रिप्रेजेंट मैकेनिकल एफिशिएंसी। सिमिलरली सेकंड टर्म वर्क डन ऑन द ब्लेड डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाइड टू द ब्लेड, दिस टर्म रिप्रेजेंट ब्लेड एफिशिएंसी। थर्ड टर्म एनर्जी सप्लाइड टू द ब्लेड divided by energy supplied to the stage is called as nozzle efficiency, okay. So therefore overall efficiency would be equal to mechanical efficiency into blade efficiency into nozzle efficiency. And also we have seen that product of blade efficiency and nozzle efficiency is called as stage efficiency. So I can also write overall efficiency is equal to mechanical efficiency into stage efficiency, okay. So I hope you understand everything. If you have any doubt, you can ask.